हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में आज का टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर बेटा आपको बताया हुआ है क्या होता है। गैल्वेनोमीटर एक मीटर होता है, इंस्ट्रूमेंट जो करंट को मापता है। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में भी चेंज कर सकते हैं और वोल्ट मीटर भी इसका बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे वो तो अगला टॉपिक आएगा। अभी फ़िलहाल तो ये देखेंगे गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। तो बेटा गैल्वेनोमीटर को शुरू में बनाया था केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने, और उसके बाद डी आर्सेनवल नाम के साइंटिस्ट ने इसमें सुधार किए थे, मॉडिफिकेशन किए थे। तो इसको अमेरिकन टाइप गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। इट इज़ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल करंट फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मामूली से करंट को भी ये शो करता है। आपने देखा था गैल्वेनोमीटर में एक छोटे से सेल से भी छोटा जो सेल होता है उसको भी अगर गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसकी सुई एकदम से ऐसे जाती है, एकदम से दौड़ के ऐसे। देखा था आपने, दिखाया भी था आपको। एक बार फिर आपको ये दिखाएंगे अंदर से ही। गैल्वेनोमीटर एक है अपनी लैब में टूटा हुआ, उसको अंदर से दिखाएंगे आपको कि उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। छोटे से सेल से ही उसकी सुई एकदम ऐसे जाती है, तुरंत ऐसे। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है? इसका प्रिंसिपल वही होता है जो मोटर का होता है। व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। मोटर का भी यही होता है। मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क आपने पढ़ा था 11वीं क्लास में। मैंने करंट कैरिंग कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है। उसी टॉर्क से ही तो पंखा घूमता है। पंखा जो घूमता है उसी टॉर्क से तो घूमता है। तो मोटर का यही नियम होता है। 10th क्लास में मोटर पढ़ी थी आपने। तो गैल्वेनोमीटर देखो, ये इसके अंदर से कंस्ट्रक्शन होती है। ये आपको लैब में मैं दिखाऊंगा अगली वीडियो में। ये देखो, ये तो हैं इसमें मैग्नेट्स N और S। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ये कनकेव होती है मैग्नेट्स। और ये टॉर्सन हेड होता है ऊपर, बीच में ये कनकेव मिरर होता है। हालांकि आजकल ऐसे आ रहे हैं जो जिनमें ये कनकेव मिरर नहीं होता। ऐसे गैल्वेनोमीटर्स भी ऐसे ही आती हैं मोस्टली, जिनमें कनकेव मिरर नहीं होता। ये फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप होती है। फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल की बनी हुई ये एक स्ट्रिप होती है। नीचे ये हेयर स्प्रिंग होता है। हेयर स्प्रिंग का मतलब इतना पतला होता है, बाल जितना पतला स्प्रिंग होता है। इसका काम क्या होता है? जैसे सुई करंट डालने से, जैसे बीच में सुई ऐसे है, करंट डालने से ऐसे चली गई। अब करंट हटाने के बाद सुई को वापस भी तो लाना है ना बीच में ऐसे। जैसे करंट डाल रहा तो सुई ऐसे होगी, करंट हटाएंगे तो सुई को वापस भी तो आना चाहिए। तो वापस आने में कौन मदद करेगा? यही करेगा ये हेयर स्प्रिंग उस सुई को वापस लाएगा ऐसे। तो ये इसका काम है। ये लेवलिंग स्क्रूज होते हैं जो सुई को एक लेवल में रखते हैं, उससे सुई ऊपर नीचे नहीं होती। और इसको ये जो कंप्लीट सेट है इसको एक नॉन मैग्नेटिक केस में रखते हैं, जिससे इस पे किसी बाहर के मैग्नेट का इफेक्ट ना पड़े। नॉन मैग्नेटिक केस। नॉन मैग्नेटिक इसलिए रखते क्योंकि ये जो मैग्नेट्स हैं, अगर वो आयरन का ले लिया, लोहे का अगर उसको ले लेंगे तो फिर वो ये इन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा।
ये डिस्टर्ब होंगी ये मैग्नेट्स। देखो, इट कंसिस्ट्स ऑफ ए कॉइल ABCD सस्पेंडेड बिटवीन द पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट NS। ये वही है जो मैंने अभी इसमें एक्सप्लेन किया, वही लिखा हुआ। द कॉइल इज वाउंड ऑन ए नॉन मैग्नेटिक फ्रेम एंड हैज ए सेंट्रल सॉफ्ट आयरन कोर। द कॉइल इज सस्पेंडेड फ्रॉम द टॉर्सन हेड विद ए फॉस्फर ब्रोंज वायर। ये है फॉस्फर ब्रोंज वायर, ये वाली। The other end of the coil is attached to a hairspring. A small concave mirror M is attached to suspension wire. ये कंप्लीट आपने याद करना है, यहाँ तक कर लो। अब देखो बेटा, ये अब बुक में तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होती है, इतनी एक्सप्लेनेशन आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं होती। बुक में तो ये देखो इतनी एक्सप्लेनेशन है, ये इतनी सारी, देखते जाओ। और आगे भी है, ये भी है, ये देखो यहाँ तक है। अब इतनी एक्सप्लेनेशन अगर पेपर में लिखने लग गए तो 2-3-4 ही क्वेश्चन हो पाएंगे 3 घंटे में। तो आपने मेन ही करना। बुक वाले को तो लिखना पड़ता है, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा लिखनी पड़ती है, क्योंकि ये बुक सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये बुक और जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी होती है ये। तो आपने मेन चीज़ें लिखनी होती हैं। तो अब इसकी थ्योरी देखो। अब ये जो सुई है बीच में, इस पे फोर्स लगेगा, टॉर्क लगेगा, फोर्स लगेगा पहले, फिर टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये होता है NBIL। पिछली वीडियो में याद करो, BIL साइन थीटा होता है। साइन थीटा यहाँ पे नेगलेक्ट इसलिए कर दिया क्योंकि ये 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर है, तो साइन 90 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई में लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। N है नंबर ऑफ टर्न्स, वो एक टर्न का था BIL साइन थीटा। अगर 100 टर्न है तो गुणा में 100, 50 टर्न है तो गुणा में 50, N है तो इनटू में N, ऐसे हो जाएगा। तो NBIL हो जाएगा। द टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, पैरेलल एंड एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स। देखो, 2 आर्म हैं, एक तो आर्म है AB ये वाले, और एक आर्म है CD। तो ये दोनों आर्म्स पे फोर्स लगता है, टॉर्क लगता है। इस पे तो लगेगा ऐसे और इस पे लगेगा ऐसे। तो पंखा ऐसे जो पंखा घूमता है वो ऐसे पंखा घूमता है, तो एक ही टॉर्क नहीं घुमाता उसको, 2 लगते हैं। एक तो ऐसे हाफ साइकिल में घुमाएगा उसको, और एक फिर ऐसे वापस हाफ साइकिल में। हाफ साइकिल में एक फोर्स होगा, अगले हाफ साइकिल में दूसरा फोर्स होगा। दोनों फोर्स बराबर होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी डायरेक्शन अलग होती है, एक की तो ऐसे हो गई और एक की ऐसे हो गई। इसीलिए तो मोटर, बिजली की मोटर बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमती है, उसमें एक चक्कर में 2 फोर्स लगते हैं, एक फोर्स ऐसे और एक फोर्स ऐसे, इक्वल। दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, स्ट्रेंथ तो दोनों की इक्वल होती है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होती है, इसलिए उनको कहते हैं इक्वल एंड अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट होती है, एक ऐसे तो एक ऐसे, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 2 फोर्सेज आ गए, फोर्स ऑन आर्म AB एंड फोर्स ऑन आर्म CD। नॉर्मली एक वही बताया था ना आपको, अपोजिट डायरेक्शन, एक तो आउटवर्ड एक इनवर्ड, एक ऐसे और एक ऐसे, ये याद करना आपने फोर्स। अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क देखो। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे D के, ये डायग्राम भी आपने बनाना है, ये वाला। इसमें देखो, ये तो कॉइल है AD, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, NS मैग्नेटिक फील्ड है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी KD।
अब के डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री से निकालेंगे। ये 10th क्लास में किया हुआ आपने। देखो ये ट्रायंगल ले लेंगे ए के डी, ये ट्रायंगल। इसमें आपको बताया हुआ 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड भुजा होती है वो तो होती है हाइपोटेन्यूज, और जिस साइड के साथ एंगल दिया होता है वो होती है बेस। ये बेस है। और एंगल के सामने वाली जो साइड है वो होती है परपेंडिकुलर। ये के ए परपेंडिकुलर है और के डी बेस है। अब हाइट एंड डिस्टेंस वो 10th में 11वां चैप्टर याद करो, बताया हुआ आपको। जो भुजा निकालनी उसे ऊपर रखते हैं, जिसका पता उसे नीचे रखते हैं। के डी निकालनी है तो इसको ऊपर रखेंगे, डी के या के डी। पता हमें ए डी का, ए डी का हमें पता है तो इसको नीचे रखेंगे। तो डी के बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज याद करो, कोस थीटा होता है, कोस थीटा। थीटा यहाँ पे एंगल है अल्फा, कोस अल्फा। अब डी के चाहे डी के को अकेला रखेंगे, डी के साथ में बी है, बी नीचे है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बी कोस अल्फा। तो डी के की जगह बी कोस अल्फा हो गया। एन बी आई एल फोर्स हो गया, फोर्स ये हो गया यहाँ तक, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी कोस अल्फा। ये बी कोस अल्फा इस डायग्राम से, ये डायग्राम भी करना पड़ेगा और ये भी करना पड़ेगा। डायग्राम भी बनाओगे, दो डायग्राम बनाओगे, ये भी करना है आपने एग्जाम में। ये इसमें नहीं दिया हुआ, बुक में नहीं दिया हुआ ये, तो ये आपने करना है। बुक में नहीं दिया हुआ ये, तो ये भी आपने करना। डायग्राम भी बनाओगे, ये भी लिखोगे, डेफिनेशन ये भी लिखोगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो टॉर्क बन जाएगा एन बी आई एल, ये तो फोर्स हो गया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी कोस अल्फा। अब देखो एल तो है लेंथ, बी है ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ फॉर्मूला होता है एरिया का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये जो है ये रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद करो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो एल इंटू बी हो गया ए का मतलब एरिया। तो ये है मेन फॉर्मूला टॉर्क का, एन बी आई ए कोस अल्फा, ये याद रखना है। तो इसके बाद और भी अगर ये 5 मार्क्स का आता तो ये भी कर देना, सेंसिटिविटी भी। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है? सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर यही होता है कि वो उसकी सुई कितनी तेज दौड़ती है। अगर ज़्यादा सेंसिटिव होगा तो उसकी सुई ज़्यादा तेज दौड़ेगी, अगर कम सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है तो उसकी सुई कम तेज दौड़ेगी। वही है जैसे कोई घोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो तुरंत स्पीड पकड़ लेगा एकदम से, और कोई घोड़ा अगर सुस्त है तो हम कहेंगे कम सेंसिटिव है तो वो बड़ा आराम से चलेगा। तो ए गैल्वेनोमीटर इज said to be sensitive if it gives a large deflection even when a small current is passed। थोड़े से करंट से ही उसकी सुई में लार्ज डिफ्लेक्शन आता है तो उसको सेंसिटिव कहेंगे। तो करंट सेंसिटिविटी करंट के हिसाब से, वोल्टेज सेंसिटिविटी वोल्टेज के हिसाब से। ज़्यादा सीरियस मैटर्स नहीं है ये, इन टॉपिक्स को ये नहीं सोचना बहुत सीरियस है, बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं सोचना। इसको नहीं करना, इसको छोड़ देना है, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस यही कर लो। सेंसिटिविटी it is defined as current sensitivity, deflection produced in the galvanometer on passing unit current through its coil. Therefore, if alpha is the deflection produced on passing current I,
देन करंट सेंसिटिविटी होता है अल्फा अपॉन आई, अल्फा एंगल है। अब आई देखो, आई आपने यहाँ पे पढ़ा था ये वाला आई, के अपॉन एन बी के, तो उसमें आई बटे में तो उल्टा एन बी ए ऊपर हो जाए, के नीचे हो जाए। ये देखो एन बी के अपॉन के हो जाएगा। ये वोल्टेज सेंसिटिविटी वही है, रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन ए यूनिट वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स कॉइल, अल्फा अपॉन वी, तो अल्फा अपॉन वी, ओम्स लॉ से वी का फॉर्मूला आई इंटू आर होता है, तो अल्फा अपॉन आर। अब आई की जगह ये आ जाएगा एन बी ए अपॉन के, बटे में आई है, वैसे तो आई होता है के अपॉन एन बी ए, लेकिन यहाँ बटे में तो उल्टा हो जाएगा, एन बी ए अपॉन के, एन बी ए ऊपर आ जाए के नीचे, और आर है ही। तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये फॉर्मूला हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी का, अपने आप बना सकते हैं। बस इसमें क्या करना है, आई का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। आई का फॉर्मूला के अपॉन एन बी ए होता है, और करंट सेंसिटिविटी ये होता है, ये करंट सेंसिटिविटी होता है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रहेगा। एक इनके छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो होते हैं, जैसे पिछली वीडियो में जो आपको करवाया था उसमें ये छोटा सा न्यूमेरिकल है टॉर्क का, एन बी आई ए कोस अल्फा, बिल्कुल सिंपल है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स कर लिया करो। एक ये है, जैसे ये वाला, ये आया हुआ भी है एग्जाम में, बिल्कुल सिंपल है, सीधा फॉर्मूला। एफ का फॉर्मूला बताया था, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन आर। म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁷, 2 यूँ का यूँ, I1 4 है, I2 6 एम्पियर है, और R है 0.03। 3 सेंटीमीटर दिया हुआ डिस्टेंस बीच की, तो उसको मीटर में चेंज कर लेंगे, ध्यान रखना। ये अगर 3 लिख दिया ना यहाँ पे गलत हो जाएगा, मीटर में चेंज करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स हैं ये साथ के साथ बिना कहे ही कर लिया करो। इनको ज़रूरी नहीं है मैं कहूँ, बिना कहे ही इनको कर लिया करो। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक्स।